हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हम कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 471, एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट किस तरह से क्रिएट किया जाता है? ओरली, रजिस्ट्रेशन के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू, ऑटोमेटिकली। किस तरह से किया जाता है? कंडक्ट। आप अपने कंडक्ट से, आप अपने जेस्चर से, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से बिना कुछ कह रहे ही यस में या ओके में रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या होता है? इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472, a void agreement is an agreement which is enforceable by law, forcible by law, enforceable at the option of one of the parties, restricted by the government. तो क्या होगा? void agreement is not enforceable by law. Option number B is the right answer. Enforceable at the option of one party or both the party क्या होता है? voidable agreement. Moving on the next question, question number 473, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी। एक एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा हो सकता है? डिफरेंट फॉर डिफरेंस असेसमेंट ईयर, डिफरेंट फॉर करंट ईयर, डिफरेंट फॉर प्रीवियस ईयर, नन ऑफ द अबव। एक रेजिडेंट का रेजिडेंशियल स्टेटस डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर हो सकता है। एसएससी कौन है? वो पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जा रही है। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। सपोज अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एसएससी किसी भी कंट्री में रेजिडेंट है या नहीं रेजिडेंट है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2 कंडीशन है, जिन कंडीशन को देख के हम क्या चेक करते हैं? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर एक बंदा प्रीवियस ईयर में, देखिए अगर अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 2001-2022, और प्रीवियस ईयर क्या है? 2020-21। इस असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर की एसएससी की इनकम का टैक्स कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टे की, तो ये स्टे किसकी बात हो रही है? 2020-21 में। A person stay in India for a year is 182 days or more. अगर एक बंदा किसी साल में, किसी भी असेसमेंट ईयर में, जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, उस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा किसी कंट्री में रहता है, तो वो क्या है? उसका रेजिडेंट है। अगर एक बंदा प्रीवियस ईयर में, यानी कि जिस साल का असेसमेंट किया जा रहा है, उस साल में 60 डेज और उससे पीछे के, यानी कि 2020-21 से पीछे के ईयर में 4 साल में मिला के 365 डेज कंट्री में रहा है, तो वो भी क्या है? रेजिडेंट है। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर रहा है, तो वो रेजिडेंट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप दूसरी कंडीशन देखेंगे। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पीछे के सालों में मिला के 365 डेज 4 ईयर में अगर वो रहा है, तो वो रेजिडेंट है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो बंदा क्या है? नॉन रेजिडेंट। क्लियर है ये चीज? अब जब कोई बंदा किसी कंट्री का, यानी कि इंडिया की बात करें, इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है, तो हम चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए 2 कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर बंदा दोनों की दोनों, ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले में से ईदर, यानी कि दोनों में से एक, और यहाँ पे बोथ, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। कौन सी कंडीशन है? प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 10 सालों में से 2 सालों में, यानी कि 2 आउट ऑफ 10 ईयर वो क्या रहा हो? कंट्री में रेजिडेंट रहा हो। और ध्यान देना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग है, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर, यानी कि 2020-21 से पीछे के 10 सालों में से 2 साल रेजिडेंट रहा हो, और पीछे के 7 सालों में मिलाकर
730 डेज इंडिया में रहा हो, अगर बंदा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर है? और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का तरीका होता है, उसके बेस पे जो एसएससी है वो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट उसका रेजिडेंशियल स्टेटस हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474, टैक्स इंसिडेंस इज हायर इन केस ऑफ, टैक्स किसका भार, जो भार है वो किस स्टेटस में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा टैक्स किसी पर्टिकुलर कंट्री में जो देता है वो देता है उसका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके बाद सबसे ज्यादा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट देता है, उससे कम देता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और सबसे कम कौन देता है, नॉन रेजिडेंट। क्लियर? तो हमसे पूछा था सबसे ज्यादा कौन देता है, कौन देता है ऑर्डिनरी सॉरी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्वेश्चन नंबर 475, प्रेफरेंस शेयर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, ओनर ऑफ द कंपनी। देखिए ना तो ओनर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, एम्प्लॉय भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है। अगर आपको इनमें से चूज करना हो तो क्या सुनेंगे, क्रेडिटर। इवन क्रेडिटर भी नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं एग्जाम में जिसमें भी आया हुआ है, लेकिन अगर चारों में से आपको एक चूज करना होगा तो किस पे जाएंगे आप, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिटर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन चारों में से चूज करना है तो इसलिए हम क्या चूज कर रहे हैं, क्या इसमें से सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरह से हम क्रेडिटर को यहाँ पे वो सेल वाले क्रेडिटर ना देके ऐसे लोग देख रहे हैं जो कंपनी को उधार पैसा देते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और सॉरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हम क्रेडिटर्स में से चूज कर सकते हैं। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में चारों के चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। बट वी शुड गो फॉर वन, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 476, इफ अर्निंग पर प्राइस रेशियो इज 0.5 and earning per share is ₹8, the market price of the share will be। आपको अर्निंग प्राइस रेशियो गिवन है, ईपीएस गिवन है, और क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। क्या फॉर्मूले होते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर अपॉन ईपीएस, और इसी का अगर उल्टा रेशियो निकालना हो, अर्निंग प्राइस, यहाँ पे था प्राइस अर्निंग, और अगर निकालना हो अर्निंग प्राइस रेशियो तो ये फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ईपीएस अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो आपको अर्निंग प्राइस गिवन है, मींस यू शुड गो फॉर दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से जब आप मार्केट प्राइस निकालोगे तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, ईपीएस अपॉन ईपी रेशियो। तो आपका ईपीएस क्या है, योर ईपीएस इज 8, ईपी रेशियो इज 0.5, मींस कितना आ गया, 16। यहाँ पे भी चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, आंसर क्या होगा इसका, ₹16। तो देखिए एग्जाम में भी इस तरह के एरर आते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं किस तरह से ऑप्शन गलत आते हैं कई बार। ठीक है, अगर पहले से क्वेश्चन गलत होंगे तो बोर्ड उसमें सबको मार्क्स देता है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 477, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमलगमेशन से रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट फाइनेंशियल पोजीशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में पहला जो स्टेटमेंट बनता है वो इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के लिए ही बनता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, और फिर क्या निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं एप्लीकेशन एंड सोर्स स्टेटमेंट, यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 479, which of the following is not normally paid for working capital? इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल से पेड नहीं किया जाता। सी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे
एक्टिविटीज और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको पेमेंट के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीजें वर्किंग कैपिटल में से पे नहीं होती। पेमेंट ऑफ वेजेस वर्किंग कैपिटल में से होगा, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कर सकते हैं। तो उसने पूछा क्या नहीं होगा वर्किंग कैपिटल में से, तो क्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 480, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिवरेज रेशियो। इनमें से कौन सा लिवरेज रेशियो है, LEVERAGE है ये। लिवरेज रेशियो कौन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो लिवरेज रेशियो भी है और ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को देखता है। ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। इन्वेंट्री रेशियो टर्नओवर रेशियो है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, नेट प्रॉफिट प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन एसेट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्रॉम ऑपरेशन की अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन एसेट्स माइनस डिक्रीज इन लायबिलिटीज माइनस इंक्रीज इन एसेट्स प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये जनरल श्रेणियों में हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इससे क्या आ जाता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 481, क्लियर है। नाउ 482, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। वेरिएंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो किस वजह से होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, चेंज इन क्वांटिटी यूज, चेंज इन मटेरियल मिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो वो किस वजह से होता है, चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी यूज, मटेरियल मिक्स, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 483, सेल्स फॉर द ईयर इज ₹40,000, परचेज 30,000, एक्सपेंसेस 5, creditor in beginning 10,000, creditor at the end 15, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स यानी कि 40,000 माइनस परचेज। परचेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्रेडिटर, या जाएगी करंट ईयर की परचेज। 40,000 माइनस 15,000 यानी कि 25,000 माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितनी है 5,000, कितना हो गया 40,000 माइनस 30,000 यानी कि 10,000। ये क्या आ जाएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 484, which of the following item should be taken as capital expenditure। इनमें से कौन से आइटम को कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे, ₹2,000 spent on shifting plant and machinery from one place to another, ₹1,000 paid to shift stock from old site to new site, ₹5,000 paid for erections of new machinery,
₹5,000 पेड फॉर री इंस्टॉलेशन। देखिए सारा फर्स्ट सेकेंड और आप लास्ट देखोगे सारा पुरानी चीजों से रिलेटेड है, पुरानी चीज को इधर से उधर शिफ्ट करना। नया काम क्या है, इरेक्शन ऑफ मशीनरी, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये नया भी है क्योंकि बाकी सारी चीजें देखने में लगती हैं कैपिटल है आपको, लेकिन हमें देखना है कि ऐसी चीजें जो कि न्यू हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, क्योंकि इसी चीज को शिफ्ट करना इधर से उधर उधर से उधर, उसको किस में कंसिडर करते हैं हम, रेवेन्यू में, चाहे उसके लिए आप कितना भी एक्सपेंसेस पे क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि वो एक्सपेंसेस एसेट की प्लांट की कॉस्ट के इक्वल नहीं हो सकते, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 485, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज अ। डेप्रिसिएशन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऑल ऑफ द अबव। डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है, रिकरिंग नेचर का है, इसलिए क्या होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आपका क्या फीडबैक है वो वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे से अच्छा काम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी बचे हैं 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 486, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। इनमें से कौन सी एक्सपेंसेस टाइम बेसिस होती हैं? भाई सैलरी टाइम बेसिस मिलती है, वेजेस टाइम बेसिस मिलते हैं, इंटरेस्ट टाइम बेसिस मिलते हैं, मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 486, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू। प्री इनकॉर्पोरेशन मीन्स पूर्व संस्थापन, यानी कि इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसे हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जनरल अकाउंट में, या कैपिटल रिजर्व में। देखिए जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होने से पहले का प्रॉफिट होता है उसे कहाँ लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 488, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी refers to the capacity of an undertaking to meet its financial obligation both dash and dash। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी कौन सी कैपेबिलिटी, कौन सी ऑब्लिगेशन मेट करने की, फुलफिल करने की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 489, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। इनमें से कौन सा नॉन ट्रेडिंग चार्ज है? नॉन ट्रेडिंग मीन्स ऑपरेटिंग। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू राइट ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों के तीनों क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ट्रेडिंग है। प्राइमरी एक्सपेंसेस स्टार्टिंग के खर्चे, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर इशू करने पे जो खर्चा आता है या डिवेंचर को इशू करने पे आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स की पहले से व्यवस्था करके रखना, दीज आर नॉन ट्रेडिंग और नॉन ऑपरेटिंग, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 490, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन नेशनल इनकम, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन 100, चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। तो क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपकी इनकम इलास्टिसिटी की बात हो रही है, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर क्रॉस है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। अगर बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की तो डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा पी मीन्स चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू पी अपॉन क्यू। परसेंटेज को इस शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। क्लियर है? इस तरह से अगर आप इनकम का निकाल रहे हैं इसी चीज को, इनकम इलास्टिसिटी, तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनिशियल इनकम अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इनटू इनिशियल प्राइस ऑफ वाई अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्योंकि क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में होता है चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, जो किसकी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 491। ए फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। एक फर्म जो सोलो सेलर है यानी कि सिंगल सेलर है किसी भी प्रोडक्ट का विदाउट एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो क्या होता है वो, मोनोपोली। Option number A is the right answer. Moving on the next question, question number 492, which cost known as periodic cost? इसमें से पीरियोडिक कॉस्ट कौन सी है, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दी जाती है। सपोज रेंट है किसी फैक्ट्री का और वो रेंट है 50,000 पर मंथ, तो 50,000 पर मंथ है पूरे पीरियड के लिए। वेरिएबल कॉस्ट जिसका डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेशन होता है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ये बढ़ती है, कम होता है तो ये कम हो जाती है। रेवेन्यू कॉस्ट कुछ नहीं होता है। मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, वो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट। सपोज 10 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 100 रुपीज है और 11 यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 108 है, तो एक यूनिट बढ़ाने से जो कॉस्ट में चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट, चेंज इन टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी। क्लियर? और मार्जिनल कॉस्ट को अगर फंक्शन आपको गिवन होता है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 493, द चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट सोल्ड इज कॉल्ड। जैसे मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन वन एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से होती है कॉस्ट, इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, TR माइनस TR N माइनस 1। यानी कि अगर 8 क्वांटिटी का टोटल रेवेन्यू है तो 8 का टोटल रेवेन्यू में से अगर 7 का टोटल रेवेन्यू लेस करोगे तो वो क्या बनेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। और फंक्शन है तो मार्जिनल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्लियर है, D अपॉन DX ऑफ टोटल रेवेन्यू। चेंज हुआ है जो टोटल रेवेन्यू में वन एक्स्ट्रा यूनिट से, तो वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। रेवेन्यू क्या होता है, whatever generating by selling one extra unit is, whatever generating by selling quantity of a commodity or service is called revenue. Profit क्या होता है, profit is total revenue minus total cost. Clear? Moving on the next question, question number 494. Demand curve is a graph of relation between the price of goods and the dash. जो डिमांड कर्व होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन होता है। डिमांड कर्व इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? सी, एक कंसेप्ट होता है चेंज
इन डिमांड और एक कंसेप्ट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पता होने चाहिए। वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, income of the consumer, price of related goods, fashion, taste and preferences of the consumer, seasonal variation, fashion, population size, कुछ भी ऐसे फैक्टर जो कि डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, और फैक्टर इम्पैक्टिंग द डिमांड ऑफ कमोडिटी। सी, अगर डिमांड में जो चेंज है वो किसकी वजह से आया है? प्राइस की वजह से। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह से डिमांड चेंज हुई है, तो वो क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और प्राइस अगर कांस्टेंट है, प्राइस क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, अदर फैक्टर, बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, अदर फैक्टर की वजह से, अदर फैक्टर के चेंज की वजह से डिमांड चेंज हुई है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाती है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है उसके इंक्रीज डिक्रीज को क्या कहते हैं? उसके इंक्रीज को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और उसके डिक्रीज को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्लियर है ये बात? तो ये पता होना चाहिए, ऐसा ना हो प्राइस की वजह से जो चेंज हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, उसको आप इंक्रीज डिक्रीज लिख के आ जाओ, उसको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन मेंशन करना है, कभी क्वेश्चन चेंज करके आए तो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 495। प्राइसिंग डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय द डेज इन विच द फर्म ऑपरेट्स। प्राइसिंग डिसीजन किससे चेंज होता है? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस डिमांड। तो जो आपका प्राइस है वो किससे चेंज होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 496। If one input is variable and all other inputs are fixed, the firm production function exhibits। अगर एक फैक्टर वेरिएबल है और अदर फैक्टर्स क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कैपिटल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर एक फैक्टर वेरिएबल है और सारे फैक्टर बाकी फिक्स हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट रन में सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है जो कि क्या है? लेबर, और बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्लियर? और जब सारे के सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, लॉन्ग टर्म में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, सारे के सारे फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 497। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एरर। इनमें से कौन सा एरर का सोर्स है? एरर ऑफ ओरिजिन, एरर ऑफ इनएडुकेसी, एरर ऑफ मैनिपुलेशन, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इसमें कौन सा सोर्स है एरर का? एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 498। हु डेवलप द थ्योरी जेड ऑफ द मैनेजमेंट। जेड थ्योरी किसने डेवलप की थी? देखिए, जो एक्स वाई थ्योरी है वो डगलस मैकग्रेगर ने की थी, एक्स एंड वाई थ्योरी, और जो जेड थ्योरी है वो विलियम जी ओची ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 499। स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू नंबर ऑफ यूनिट अंडर वन कंपनी, सप्लाई एरिया ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन मैनेजर, कंट्रोलिंग टेक्निक। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि एक बंदे के अंदर कितने व्यक्ति काम करेंगे, कितने पर्सन काम करेंगे,
कितने एम्प्लॉय काम करेंगे। तो क्या होगा, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर वन मैनेजर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 450 क्वेश्चन रह गया है 500, सॉरी क्वेश्चन नंबर 499 था और ये था क्वेश्चन नंबर 500। कुछ इसमें शायद सेव नहीं हो पाया। ये था क्वेश्चन नंबर 500 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल है, कमेटी है, स्टाफ नहीं है। लाइन एंड स्टाफ होता है, कौन सा फॉर्म होता है, लाइन एंड स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों, ये थे आज के 30 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।